गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, SNKP राजकीय महाविद्यालय, नीमका थाना। आज हम BSc पार्ट 3 में केमिस्ट्री का जो पेपर 3 चलता है, भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, उसकी यूनिट 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी के माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे और स्पेशली नॉन रिजिड रोटेटर टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो घूर्णन स्पेक्ट्रा कैसे होते हैं और उनका जो दृढ़ घूर्णी मॉडल है उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने जो स्पेक्ट्रल लाइन थी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उनकी तीव्रता किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, जो तीव्रता हमने पॉपुलेशन और डिजेनरेसी के आधार पर डिसाइड की थी कि जिन जो घूर्णन ऊर्जा स्तर है उनमें जो मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन और डिजेनरेसी ज़्यादा है, समभ्रंशता ज़्यादा है, तो उनके अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी तीव्रता क्या आती है, ज़्यादा आती है। और ये हमने किसके आधार पर देखा, जो बोल्ट्जमान वितरण नियम था उसके आधार पर हमने देखा था। इसके अलावा जो घूर्णन स्पेक्ट्रा है उसमें जो समस्थानिक का क्या प्रभाव पड़ रहा था उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात कर रहे हैं द्विपरमाणु अणु जो अदृढ़ घूर्णी की तरह व्यवहार करते हैं, उनके घूर्णन स्पेक्ट्रा की चर्चा करेंगे। देखो, जब हमने दृढ़ घूर्णी मॉडल पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि जब द्विपरमाणु जो अणु है उसको रोटेट करते हैं तो रोटेशन के साथ साथ जो अंतर्नाभिकीय दूरी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था। जे का मान बढ़ने के साथ साथ भी कोई चेंज नहीं आ रहा था। जो स्पेक्ट्रल लाइन थी उनके मध्य की जो स्पेसिंग थी वो 2b आ रही थी, ठीक है। और जो रोटेशनल एनर्जी का मान था EJ बराबर BJ+1 था। लेकिन वास्तव में जो अणु होता है द्विपरमाणुई, उसका व्यवहार दृढ़ कब तक रहता है, J के कम मान तक ही रहता है। और जैसे जैसे इसको फास्टली रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल को, तो जो एटम्स हैं जो A और B वो क्या करते हैं, बार की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, ये इसकी तरफ जाएगा बार की तरफ। तो ये जो डिस्टेंस है, जो बॉन्ड लेंथ है, अंतर्नाभिकीय दूरी है, उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात इसमें विकृति आती है। कब, J का मान बढ़ने के साथ साथ। अब एक बात है इसमें कि जब J का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, R का मान बढ़ रहा है और इसके साथ साथ ही क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, क्या, जड़त्व आघूर्ण का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि I बराबर क्या है, म्यू आर स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पर I किसके समानुपाती है, R के। R क्या है, अंतर्नाभिकीय दूरी। म्यू क्या है यहाँ पर, रिड्यूस्ड मास, समानित द्रव्यमान। अब देखिए आप, तो जैसे जैसे J का मान बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, R का मान बढ़ रहा है, R का मान बढ़ने के साथ साथ I का मान बढ़ रहा है, और I का मान बढ़ेगा तो B का मान क्या होगा, घटेगा। तो जो B है वो क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो जो B का मान घटेगा। तो ई रोटेशनल बराबर क्या था, जो दृढ़ घूर्णी मॉडल के लिए BJ+1। तो जो अब क्या होता है कि जो B का मान घटेगा तो ई रोटेशनल का मान क्या है, जो दृढ़ घूर्णी मॉडल में था ना BJJ+1, उससे थोड़ा कम प्राप्त होता है। देखिए कम कितना प्राप्त होगा, तो जैसे हम यहाँ देखें, जो अदृढ़ घूर्णी मॉडल है उसकी बात करें तो यहाँ पर BJ+1 ये एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, माइनस D J²J+1 स्क्वायर। तो ये जो D है यहाँ पर, ये जो वैल्यू आएगी ये थोड़ी कम होगी, तो EJ का मान अपने आप ही क्या प्राप्त हुआ, हमें कम प्राप्त होगा। तो D क्या है,
सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट। तो जैसे जैसे जे का मान बढ़ेगा तो डी का मान बढ़ता जाएगा। आप देखिए यहाँ पर डी बराबर है एच क्यूब अपॉन 32 पाई की पावर 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर के सी। तो यहाँ पर क्या है कि जो डी है वो है 4b क्यूब अपॉन न्यू जीरो स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर जैसे b का मान बढ़ेगा तो d का मान बढ़ेगा। तो जैसे इसका किस में क्यूब में बढ़ेगा, जब 1 जैसे 2 करते हैं 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, और जैसे 3 का क्यूब कितना हो गया 27। इस टाइप से क्या होगा कि डी का मान बी के सापेक्ष क्या होगा 3 गुना बढ़ेगा इसमें। तो और यहाँ पर न्यू जीरो क्या है, फंडामेंटल जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, मूल कंपन आवर्ती। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो दृढ़ घूर्णी मॉडल में जो एनर्जी का मान क्या था, Ej बराबर Bj J+1 था। लेकिन ये क्या है कि जैसे मॉलिक्यूल को जो फास्ट घुमाते हैं इसमें डिस्टोर्शन जो विकृति आ रही है, उसको जो ये मान है इस कांस्टेंट को हमको इसमें से घटाना पड़ेगा। तो Ej जो इरोटेशनल का मान क्या होगा, कम प्राप्त होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये बात की जैसे रिजिड रोटेटर के लिए जो घूर्णन स्पेक्ट्रा है, तो यहाँ पर देखिए इसमें तो जे का मान जैसे 0 1 2 3 इस टाइप से है। और जो नॉन रिजिड रोटेटर है इसमें क्या होगा, इनका मान देखो यहाँ पर ये लाइनिंग है ये थोड़ी नीचे आएगी तो थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। या जैसे मैं कहूँ कि रिजिड रोटेटर के लिए जैसे 2b 4b 6b 8b ये है, तो यहाँ पर क्या होगा थोड़ा पीछे होता जाएगा, स्पेसिंग कम होती जाएगी और ये कम प्राप्त होती जाएंगी। जैसे यहाँ कम मान है तब तक तो ठीक है, और बाद में ये देखो ये कम हो गया। ये किसके लिए, नॉन रिजिड रोटेटर के लिए ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो घूर्णा जो द्विपरमाणु अणु है, जो दृढ़ घूर्णी मॉडल और दृढ़ घूर्णी दोनों का हमने कंपैरिजन किया है, और किस प्रकार से जो घूर्णन ऊर्जा स्तरों में जो परिवर्तन हो रहा है वो यहाँ पर देख रहे हैं। और यह परिवर्तन किसके कारण हुआ, जो डिस्टोर्शन हुआ और आर का मान बढ़ा, अंतर्नाभी की दूरी बढ़ी, इसलिए इससे क्या हो गया, इसका मान कम प्राप्त हुआ है और उनके मध्य की दूरी भी क्या होगी, कम प्राप्त होगी, स्पेसिंग भी। अब बात करते हैं कि जैसे हमने रिजिड रोटेटर के लिए जो सिलेक्शन रूल पढ़ा था, चयन नियम, वो ही यहाँ पर भी सेम वही लागू होगा, डेल्टा जे बराबर ±1। तो डेल्टा ई बार जैसे J+1 में जो ट्रांजिशन होगा इसका मान क्या आएगा, ई बार J+1 - EJ। अब आप देखिए यहाँ पर जो EJ+1 तो हमारे पास क्या था, डेल्टा रोटेशनल एनर्जी क्या थी नॉन रिजिड रोटेटर के लिए, BJ J+1 - DJ² J+1²। तो यहाँ पर क्या करेंगे, J की जगह J+1 कर दे, देखो इनमें यहाँ पर J+1 कर दिया और यहाँ पर उसको ऐसे कैसे छोड़ दिया। जब इसमें घटाते हैं इन दोनों को तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ जाती है 2B J+1 - 4D J+1 क्यूब सेमी इनवर्स। अब देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर J बराबर 0 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, 0 की बात करें यहाँ 0 रख दे J बराबर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2B - 4D सेमी इनवर्स आएगा। और 1 से 2 में 4B 32D और 2 से 3 में 6B - 108 108D, और ऐसे 3 से 4 में 2B - 256D। तो ये हमारे पास ये मान निकल कर आते हैं। तो अब आप देखिए कि जैसे इसमें ये हो गया, इसके बाद में अब इनमें जैसे डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस कितना आता है। तो जैसे पहली व दूसरी जो लाइन है उसके मध्य जो अंतर है ये आएगा 2B - 28D, और दूसरी व तीसरी के मध्य क्या आ जाएगा 2B - 76D। और इसी प्रकार से जो आगे वाली लाइन्स है उनके मध्य अंतर आ जाएगा। देखो जे के मान बढ़ने के साथ साथ देखो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, 28 76 और ज्यादा होती जाएगी। और ये जो स्पेसिंग अगर जैसे रिजिड रोटेटर की बात कर रहे थे वो इसका मान कितना था 2B था, और यहाँ पर ये कम होता जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जे के मान कम मान पर तो स्पेक्ट्रम में जो लाइन्स है उनके मध्य की दूरी क्या समान है, परंतु जो जे का मान बढ़ने के साथ साथ जो स्पेक्ट्रम लाइन्स है के मध्य की दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। तो ये हमने पढ़ा कौन सा, नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल। अब हम बात करते हैं कि जैसे इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसके माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी उसका एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहला जो इसका अनुप्रयोग है वो है समस्थानिकों में विभेद करना, डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 आइसोटोप्स। इसको कैसे कर सकते हैं, तो हमने समस्थानिक का प्रभाव पढ़ा था जो घूर्णन स्पेक्ट्रा उसमें,
उसमें क्या हो रहा था कि जैसे समस्थानिक क्या है, एक ही परमाणु के दो अलग जो दो समस्थानिक क्या होंगे, उनके परमाणु भार अलग अलग होंगे, इनके मास अलग अलग होंगे और उनके परमाणु क्रमांक एक ही होंगे। तो जब मास अलग अलग होगा तो उनके जो घूर्णन स्पेक्ट्रा है वो भी अलग अलग प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि मास भाई जो आई है, जो जड़त्व आघूर्ण किस पर डिपेंड कर रहा था, आई बराबर म्यू आर स्क्वायर, म्यू पर, मास पर, रिड्यूस्ड मास पर। तो उस स्थिति में इनके जो घूर्णन स्पेक्ट्रा है वो भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण लिया हमने, पहले भी मैंने दिया था आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 12 ले लिया और यहाँ पर कार्बन 13, और तो आई किसके, म्यू आर स्क्वायर। जब म्यू यहाँ लेंगे तो इसमें क्या होगा, इसके म्यू के मान भी अलग अलग आएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड 12 वाले और ये 13 वाले का मान अलग आएगा। तो इनके मान अलग आएंगे तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें कार्बन कौन सा समस्थानिक है, 12, तो उसके लिए बी की वैल्यू है 1.921 है, और न्यू जे बार ये 3.842 है, और जो कार्बन 13 है जो कार्बन मोनोऑक्साइड में, उसके लिए इसकी वैल्यू है 1.836, और न्यू जे बार बराबर इसका मान है 3.673। तो देखो ये मान जैसे मास बढ़ेगा तो बी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से जो दो समस्थानिक है उनके जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम है वो भी अलग अलग प्राप्त होते हैं, जो हमने यहाँ पर देखा। अब बात कर रहे हैं कि जैसे जो कन्फॉर्मेशनल जो आइसोमर्स है उनकी भी हम किसके द्वारा पहचान कर सकते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पहचान कर सकते हैं। कौन से जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, वे आइसोमर्स जिनके जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिफरेंट है तो उनको आसानी से जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया MWS, तो आसानी से इससे पहचाना जा सकता है। तो पहला तो समस्थानिक का हो गया, और अब संरूपण समावयवियों की कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की पहचान हम डिटेक्शन कर सकते हैं। अब जो तीसरा जो हम काफी इसको यूज ले रहे हैं, माइक्रोवेव जो रेडिएशन है ओवन में, तो माइक्रोवेव ओवन में जो भोजन पकाने का जो टाइम है वो काफी घट जाता है, और जो कंपाउंड्स है उनका संश्लेषण हम कर सकते हैं। आजकल हम आप घरों में देख रहे हो कि ओवन, और दुकानों पे, मिठाई की दुकानों में ओवन रहता है कि विद इन 1 सेकेंड, तो जैसे आप समोसा गर्म करते हैं तो आराम से हर चीज तुरंत गर्म हो जाती है। अब इसमें क्या है कि जैसे वाटर होता है, तो वाटर क्या है, उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, और वाटर क्या है, माइक्रोवेव एक्टिव है। तो जैसे हम खाना पकाते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो ये रेडिएशन क्या है कि जैसे ग्लास में कोई चीज डाल के रखी बाउल में, तो आसानी से क्या है कि विद इन जैसे फ्यू मिनट्स में क्या होगा, आसानी से भोजन पक जाता है। और जैसे हम जैसे ट्रेडिशनल जब खाना बनाते हैं तो बाहर की लेयर तो पक जाती है, अंदर वाली जैसे आलू की बात करें तो उसमें कम रहती है, तो इसमें ऐसा नहीं होता। और माइक्रोवेव ओवन है, इसमें आसानी से जो टाइम का जो क्या है बचत होती है। और इसके अलावा जैसे जो हम बात करें, जैसे रिसर्च के अंदर बात करें, जो माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं उसमें जैसे एक तो जो ट्रेडिशनल जो सिंथेसिस है थर्मल, जिसमें हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और एक माइक्रोवेव में जो ये टाइम है ना, टाइम काफी अंतर आ जाता है। जैसे जो कोई रिएक्शन मान लो 4 घंटे ले रही है, जो सामान्यतः हम गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ माइक्रोवेव में विद 2 या 4 मिनट में आसानी से संपन्न हो जाती है। तो माइक्रोवेव जो ओवन्स है उसका रिसर्च में जो सिंथेसिस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नैनो पार्टिकल सिंथेसिस वगैरह, उनमें काफी बड़े पैमाने पर यूज हो रहा है। इसके अलावा जो तारों के मध्य की दूरी नापने में, जैसे अंतरिक्ष में जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं, उनके मध्य की दूरी को मापने में भी इसका यूज लिया जाता है। और ये इसका काफी सारे जो मैंने यूज बताया वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मैंने पूर्व की कक्षाओं में और आज की जो क्लास है उसमें मैंने जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको मैंने कंप्लीट किया है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास में हम जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।